Dear students, in this video I will explain the complete description of ER model, which is known as entity relationship model. As you all know, I have discussed in previous lecture, the entity relationship model is the conceptual model. It is semantic model. It is also known as high level data model, क्योंकि ये कंसेप्चुअल स्कीमा की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है. जिस तरीके से आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो पहले फ़्लो चार्ट बनाते हैं और उस फ्लो चार्ट से लॉजिकल फ़्लो दिखाते हैं किसी प्रोग्राम का, और उसके बेस पर फिर प्रोग्राम डेवलप किया जाता है. इसी तरीके से बच्चों, जब डेटाबेस की डिज़ाइनिंग की जाती है तो पहले ER मॉडल बनाया जाता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस का, और उसके बेसिस पर फिर कंसेप्चुअल स्कीमा की डिज़ाइनिंग होती है, जिसके बेसिस पर आपकी डेटाबेस क्रिएट की जाती है किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करके, उसमें क्वेरीज रन करके. तो जो ER मॉडल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जीक्यूट नहीं होता, ना ही ये SQL पर रन होगा. ये केवल एक जैसे फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपकी डेटाबेस की डिज़ाइनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. तो इट इज़ बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ रियल वर्ड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एंटिटीज़ लाइक सप्लायर, स्टूडेंट, बुक्स, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट. तो जैसे हम जिस भी किसी भी प्रॉब्लम के लिए डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, जैसे सपोज़ कि हम स्टूडेंट कोर्स डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट एक एंटिटी है, कोर्स एक एंटिटी है. अब स्टूडेंट की कोर्स से क्या रिलेशनशिप है, हम स्टूडेंट के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स स्टोर करना चाहते हैं, कोर्स के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स स्टोर करना चाहते हैं, इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो किस टाइप की है, 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है. इस तरीके का सारा डिस्क्रिप्शन अगर हम एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ, एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर पाएँ, तो वही ER डायग्राम कहलाता है. तो ER डायग्राम एज द नेम इंडिकेटेड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसका क्या पर्पज़ है कि जो एंटिटीज़ हैं उनको फाइंड आउट करके उन्हें डिस्क्राइब करना, उनके एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करना, और फिर एंटिटीज़ के बीच क्या रिलेशनशिप है इसको भी डिस्क्राइब करना, और उस रिलेशनशिप के क्या टाइप्स हैं, वो किस तरीके की रिलेशनशिप है, मीन्स कि एक एंटिटी के कितने अक्रेंसेस दूसरे एंटिटी से किस तरह से रिलेटेड है, इस सब को मैप करना ER मॉडल में आता है. ER मॉडल में आप पढ़ेंगे. तो ER मॉडल फैसिलिटेट डेटा डिज़ाइन. ER डायग्राम कंस्टिट्यूट अ टेक्निक फॉर रिप्रेजेंटिंग द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस इन पिक्टोरियल मैनर. जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी डेटाबेस को बनाने से पहले उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाना एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में, एक पिक्टोरियल मैनर में, जिससे कि उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके. एक ब्लूप्रिंट हो आपके पास कंप्लीट डेटाबेस का कि इसमें कितनी एंटिटीज़ हैं, किस एंटिटीज़ के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, किस तरीके से उनको डिस्क्राइब किया जाएगा, और फिर उन एंटिटीज़ के बीच क्या रिलेशनशिप्स हैं. ये सारा एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में अगर हम ड्रॉ कर पाए, हमारे पास हो चार्ट, तो कोई भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस डिज़ाइनर इजीली डेटाबेस डेवलप कर सकता है, इजीली डेटाबेस की डिज़ाइनिंग कर सकता है. ER model is very useful in mapping the meanings and interaction of real world entities onto a conceptual schema. अगर किसी भी यूज़र को, किसी भी डेटाबेस डिज़ाइनर को, जिसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के बारे में कोई भी नॉलेज ना हो, उसे ER मॉडल दे दिया जाए, ER डायग्राम दे दिया जाए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस से रिलेटेड, तो वो इजीली उसको कंसेप्चुअल स्कीमा में कन्वर्ट कर सकता है, और कंसेप्चुअल स्कीमा में कन्वर्ट करके उसकी डेटाबेस की डिज़ाइनिंग भी इजीली कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच ऑफ डेटाबेस डिज़ाइनिंग. तो अगर हम इस तरीके से देखें कि हम किस ऑर्डर में चलेंगे, तो इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच ऑफ डेटाबेस डिज़ाइनिंग. टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, I have discussed many things in this video. We have to understand one example of ER model, ER diagram. Here I have drawn ER diagram of student and course relationship, student and course database. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया बच्चों, क्लास में भी बताया कि स्टूडेंट की कोर्स से क्या रिलेशनशिप है, कि स्टूडेंट कोर्स में एनरोल होता है या एडमिशन लेता है, तो स्टूडेंट एडमिटेड टू कोर्स, या हम ये भी लिख सकते थे स्टूडेंट एनरोल्ड इन
कोर्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक एंटिटी है, कोर्स एक एंटिटी है, और उन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो क्या है, एनरोल्ड इन या एडमिटेड टू। तो अब यहाँ पर जो स्टूडेंट के साथ ये एलिप्स में जो शो हो रही हैं, दीज आर द प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टूडेंट विच डिस्क्राइब दिस स्टूडेंट एंटिटी इन सम वे, लाइक रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, फोन नंबर। सिमिलरली द एट्रीब्यूट्स ऑफ कोर्स एंटिटी आर course ID, course name, duration, fees structure, etc. And the relationship between a student and course is admitted to, and the descriptive attribute of this relationship is date of fees submission. तो यहाँ पर रिलेशनशिप के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं बच्चों। अगर हम कहें कि स्टूडेंट की कोर्स से क्या रिलेशनशिप है, तो बच्चों मैनी स्टूडेंट कैन एडमिटेड टू वन कोर्स, मीन्स हेयर द रिलेशनशिप इज आइडिया दे रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या सीखने और पढ़ने जा रहे हैं। हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम सीखने जा रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि एंटिटीज़ होंगी, उनके बीच रिलेशनशिप्स होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगे जो एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, किसी भी तरीके से डिस्क्राइब कर रहे होंगे। इस डायग्राम से हमने ये आइडिया लिया कि द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज़ कंसर्न विद थ्री मेन कंसेप्ट्स, जिनको हम नोशंस भी कहते हैं, कि जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है या मॉडल है, इसमें तीन मेन कंसेप्ट्स होंगे। वन इज़ एंटिटी, सेकंड इज़ एट्रीब्यूट्स, एंड थर्ड वन इज़ रिलेशनशिप्स। देन व्हाट इज़ एंटिटी? एंटिटी इज़ अ रियल वर्ड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज टू बी स्टोर्ड, लाइक स्टूडेंट, एम्प्लॉई, एटसेट्रा। मीन्स एंटिटी can be a person, place, thing, concept or event etc. about which information is recorded. Means कि entity वो रियल वर्ल्ड थिंग्स होंगे जिनके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। मीन्स कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटाबेस क्रिएट की जाती है तो उसमें सबसे पहले फाइंड आउट किया जाता है कि इसमें एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं। मीन्स कि किस किस के लिए हमें डेटा स्टोर करना है, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है। तो वो एंटिटीज़ रियल वर्ल्ड थिंग्स होती हैं, जैसे स्टूडेंट कोर्स वाले डेटाबेस के एग्जांपल में, सप्लायर पार्ट वाली डेटाबेस के एग्जांपल में, या एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एटसेट्रा। दीज आर द एंटिटीज़। The next point is attributes, a piece of information that describe an entity, or an entity has a set of properties, attributes and the values for the some set of properties may uniquely identify the entities. मीन्स कि हर एक एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उस एंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं। विदाउट एट्रीब्यूट्स हम एंटिटीज़ को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? जब हम एंटिटी की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, स्टोर करते हैं, तो टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो टेबल में हम उस एंटिटी से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ स्टोर कराएं, उसका कौन कौन सा डेटा स्टोर कराएं, इसको डिस्क्राइब करने के लिए एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अगर स्टूडेंट का डेटा लिया तो स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज, उसकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर, फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन, ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट की, एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट के, जिनको हम फील्ड के तरीके से स्टोर करते हैं डेटाबेस की टेबल्स में, जो एंटिटी को किसी न किसी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर यूनिक होगा और हर एक स्टूडेंट का अपना रोल नंबर होगा, तो रोल नंबर स्टूडेंट एंटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरीके से एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई का नेम होगा, हर एक एम्प्लॉई का अपना अपना नाम होगा जो उस एम्प्लॉई को किसी न किसी तरीके से डिस्क्राइब कर रहा होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स क्या होती हैं? एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज़। मीन्स कि अगर हमारे पास बहुत सारी एंटिटीज़ हैं तो उन एंटिटीज़ के बीच क्या रिलेशनशिप्स है, क्या इंटरेक्शंस होंगे, क्या एसोसिएशन है, इसको डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मीन्स हाउ टू डिफरेंट एंटिटीज़ आर कनेक्टेड टू ईच अदर और रिलेटेड टू ईच अदर। मीन्स कि अगर एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है तो एक एंटिटी एम्प्लॉय है और एक एंटिटी डिपार्टमेंट है, तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से किस तरह से रिलेटेड है कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। सिमिलरली स्टूडेंट एक एंटिटी है, कोर्स एक एंटिटी है। स्टूडेंट कोर्स में एनरोल किया हुआ है, मीन्स कि स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, कोर्स में पढ़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? स्टूडेंट एडमिटेड टू कोर्स या स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स। सिमिलरली अगर हम कहें कि स्टूडेंट एक मेंबर है जो बुक इशू कराता है लाइब्रेरी से, तो बुक एक एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है जो कि मेंबर है, तो स्टूडेंट मेंबर कैन इशू और रिटर्न बुक
तो ये इनके बीच की रिलेशनशिप हो गई। सप्लायर क्या है, पार्ट सप्लाई करता है, तो सप्लायर की पार्ट से रिलेशनशिप क्या हुई, सप्लायर सप्लाइज पार्ट। तो इस तरीके से हम इन तीनों कंसेप्ट्स को अलग अलग समझ सकते हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप, और इन्हीं तीनों से मिलकर बनता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो हमें इनको और डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है बच्चों। Now we should focus on types of entity. Entity can be categorized into two types of category. One is according to their physical existence and the other is according to their dependency. The entity can be of two types, concrete and abstract entity. Concrete entities are those entities which are physically exist in the real world, like student, part, product, book, supplier, etc. They are also known as tangible entities. And the abstract entities are the conceptual entities or the logical entities which are conceptually exist, means logically exist. They are not physical, they are logical, like bank account, course, loan, etc. They are also known as intangible entities. And the second category of entities is strong entity and the weak entity. The types of entity can be of strong entity and weak entity. Strong entity is also known as regular entity. In order to understand a strong entity, first we understand weak entity. Weak entity is an entity that is existence dependent on some other entity, in some sense that it cannot exist if other entity does not also exist. The weak entity does not have any key attribute, means prime attributes of its own. वीक एंटिटी वो एंटिटी होती है बच्चों जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंड करे, मीन्स कि जो एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट हो। अगर हम एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी को रिमूव करें तो उसकी वीक एंटिटी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए। जैसे कि हम इसको एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के डिपेंडेंट वीक एंटिटी होते हैं। उनका रिकॉर्ड तो रखा जाता है, डेटा भी स्टोर किया जाता है, लेकिन वो किसी एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके लिए जो आईडी है वो उस एम्प्लॉय की ही चलती है। तो अगर हम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं तो उसकी डिपेंडेंट का रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको दूसरा एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं लोन और उसकी इंस्टॉलमेंट, कि अगर किसी ने लोन लिया है तो वो इंस्टॉलमेंट देगा, और अगर लोन ही ना रहे तो इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी। तो इंस्टॉलमेंट इज़ द वीक एंटिटी। तो इस तरीके से हम बच्चों वीक एंटिटी को समझ सकते हैं। वीक एंटिटी का अपना कोई प्राइमरी की नहीं होती है। यह डायग्राम में डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है वीक एंटिटी को। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या हुई? स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो एंटिटी है जो वीक नहीं है, मीन्स की रेगुलर एंटिटी जो हमारी अभी तक हम पढ़ रहे हैं एंटिटी जैसे स्टूडेंट, एम्प्लॉय, ये हमारी रेगुलर एंटिटीज़ हैं। यही स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैं जिनका अपना प्राइम एट्रीब्यूट होता है, जिनको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वो आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ हैं। और ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में एक सिंगल रेक्टेंगल से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम बात कर रहे हैं बच्चों एंटिटीज़ की, तो एक और डेफिनेशन आती है एंटिटी टाइप। व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी टाइप? एन एंटिटी टाइप इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच हैव सेम प्रॉपर्टीज, विच मीन्स विथ सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स। मीन्स की एंटिटी की टाइप, जैसे हम अभी तक एंटिटी कह रहे हैं, जैसे स्टूडेंट, एम्प्लॉय, तो ये क्या है? स्टूडेंट इज़ अ टाइप ऑफ एंटिटी, एम्प्लॉय इज़ अ टाइप ऑफ एंटिटी। मीन्स कि अगर हम बात करें बीसीए के स्टूडेंट की, तो कोई एक स्टूडेंट तो बीसीए में नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं बीसीए में। तो हम सभी स्टूडेंट्स के लिए अगर एक कलेक्टिव वर्ड यूज़ करेंगे तो वो स्टूडेंट वर्ड यूज़ करेंगे, तो वो टाइप हुआ बीसीए के ऑल स्टूडेंट के लिए एंटिटी का टाइप हुआ स्टूडेंट। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पुष्कर है, मुस्कान है या फिर शबाना है, सभी के हम सेम एट्रीब्यूट्स स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि रोल नंबर, जैसे कि नेम, एज, क्लास, सेक्शन, फादर्स नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, एट्सेट्रा। तो सभी स्टूडेंट्स का ये डेटा स्टोर किया जा रहा है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि आपकी एंटिटी टाइप क्या है, तो हम क्या कहेंगे? स्टूडेंट। सिमिलरली अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, तो वहाँ एंटिटी टाइप क्या होगी? एम्प्लॉय। तो यहाँ पर एंटिटी टाइप का मतलब है जैसे एम्प्लॉई, जिसमें हम सेम इन्फॉर्मेशन हर एक एम्प्लॉय की स्टोर करेंगे, जैसे कि आईडी, नेम, एज, एड्रेस, डिपार्टमेंट, सैलरी। सिमिलरली स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक एंटिटी टाइप हुई जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सबकी सेम इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे होंगे, जैसे कि रोल नंबर, नेम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, एट्सेट्रा। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ईच एंटिटी टाइप इज आइडेंटिफाइड बाई ए नेम एंड ए लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो अगर हम कहें कि एंटिटी टाइप को हम कैसे डिस्क्राइब
डिस्क्राइब करेंगे कि एंटिटी टाइप का मतलब है कि उस एंटिटी का नाम क्या है और उसकी लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या हैं, जिसमें हम जितने भी रिकॉर्ड्स डालेंगे सभी का वही एट्रीब्यूट्स का डेटा हम स्टोर करेंगे। द नेक्स्ट वन इज एंटिटी सेट। तो एंटिटी सेट क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल एंटिटी अकरेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी टाइप इज कॉल्ड एंटिटी सेट। मीन्स कि किसी पर्टिकुलर एंटिटी टाइप के लिए जितने भी रिकॉर्ड अकरेंसेस होंगी, जितनी भी टपल्स हम स्टोर कर रहे होंगे, उन सब का एक कलेक्शन एंटिटी सेट कहलाएगा। जैसे कि मैं कहूँ कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंटिटी सेट क्या हुआ? टपल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ BCA फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। मीन्स कि आप सभी के जो हम अपने रजिस्टर में डिटेल्स मेंटेन करते हैं उस तरीके के रिकॉर्ड्स का एक कंप्लीट टेबल बना दिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एंटिटी सेट। तो उस एंटिटी सेट में कौन हुए? BCA फाइनल ईयर के सारे स्टूडेंट्स एंटिटी सेट में आ गए, क्योंकि हर एक के रिलेशन में, हर एक के रिगार्डिंग एक रिकॉर्ड स्टोर होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख भी रखा है ये। द इंडिविजुअल एंटिटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट अ सेट आर कॉल्ड एक्सटेंशन, इंस्टेंसेस, अक्रेंस ऑफ एंटिटी टाइप दैट वेरीज विद टाइम। तो यही जो एंटिटी सेट होता है, एंटिटी टाइप जो होती है वो स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल होती है जिसको हम बार बार चेंज नहीं करते, लेकिन जो एंटिटी सेट होता है वो इंस्टेंस कहलाता है, अक्रेंसेस कहलाता है, या फिर हम उसको एक्सटेंशन भी कहते हैं, जिसकी टाइम टू टाइम वेरी करता है। मान लीजिए मैंने BCA फाइनल ईयर के 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डाला है, तो एट प्रेजेंट मोमेंट मेरे टेबल में 5 रिकॉर्ड्स हैं। अगर मैं इसमें 4 रिकॉर्ड्स और ऐड कर दूँ तो 9 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि टाइम टू टाइम इंस्टेंस वेरी करता रहेगा। तो एंटिटी सेट डू नॉट नीड टू बी डिसजॉइंट। एंटिटी सेट जरूरी नहीं है कि डिसजॉइंट हो, मीन्स कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हो। दो एंटिटीज की भी कॉमन एंटिटीज हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए हम कह रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं और कस्टमर्स हैं, लेकिन दोनों पर्सन है ना, तो अगर हम एक पर्सन एंटिटी बनाएं तो एम्प्लॉय भी उसका पार्ट हो सकता है और कस्टमर भी उसका पार्ट हो सकता है। इसी तरीके से जैसे फैकल्टी और स्टूडेंट देखने में अलग अलग एंटिटीज़ हैं, लेकिन अगर हम इसको लाइब्रेरी के डेटाबेस के रेस्पेक्ट में देखें कि लाइब्रेरी में जो मेंबर्स हैं वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं और फैकल्टी भी हो सकते हैं, तो मेंबर एंटिटी के लिए स्टूडेंट और फैकल्टी डिसजॉइंट नहीं होंगे। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बता दी यहाँ डिस्कशन करते हुए। यहाँ पर बच्चों हम एक टर्म और समझेंगे, इंटेंशंस। इंटेंशंस क्या होता है? इट इज़ अ परमानेंट पार्ट ऑफ डेटाबेस टेबल्स। इंटेंशंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, नेमिंग स्ट्रक्चर एंड सेट ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। जब हम किसी भी डेटाबेस टेबल की डिज़ाइनिंग करते हैं बच्चों, तो उस टेबल का नाम सोचते हैं, उसमें कितने एट्रीब्यूट्स होंगे और हर एक एट्रीब्यूट का क्या नाम होगा ये सोचते हैं, और कोई कंस्ट्रेंट इस पर अप्लाई करनी है, जैसे प्राइमरी की या कोई की बनानी है, इस तरीके की कंस्ट्रेंट उसमें अप्लाई करते हैं। तो उस पूरे कॉम्बिनेशन को इंटेंशन कहते हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं बच्चों कि इंटेंशंस आर द एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप को जो चीज़ डिस्क्राइब कर रही है वही इंटेंशंस हैं। और सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटेंशंस हैं, इंस्टेंस है या अक्रेंस ऑफ ऑल एंटिटी टाइप है, वही एंटिटी सेट है। मीन्स कि एक्सटेंशन जो है वो एंटिटी सेट है। मीन्स कि जो एंट्री हो रही है रिकॉर्ड्स की, डेटा एंटिटीज़ की किसी भी डेटाबेस टेबल में, वही उसकी इंस्टेंस हैं। यानी एट प्रेजेंट अगर मैं देखूं तो इस टेबल में जो इंस्टेंस है वो S1, S2, S3, S4 का रिकॉर्ड है, उनका कलेक्शन है, जिसको हम एंटिटी सेट भी कह रहे हैं। और अगर मैं कहूं कि इसमें इंटेंशंस क्या है, मीन्स एंटिटी टाइप क्या है, तो एंटिटी टाइप है सप्लायर, और सप्लायर का नेम और सप्लायर का नंबर, एस नेम, स्टेटस, सिटी, ये सारे एट्रीब्यूट्स मिलकर के क्या बना रहे हैं? इंटेंशन, जिसको हम एंटिटी टाइप भी कहते हैं। यही एंटिटी टाइप को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर एस नंबर, एस नेम, स्टेटस, सिटी, ये सब क्या है बच्चों? दीज आर द एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटी। और जिसमें कि कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा होता है जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर एस नंबर हमने यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए ले रखा है, इसको कभी भी हम डुप्लीकेट नहीं करेंगे, रिडंडेंट नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई होगी। एंटिटी टाइप, एंटिटी सेट। एंटिटी टाइप आर ऑल्सो नोन एज इंटेंशन एंड एंटिटी सेट आर ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन, इंस्टेंस या अक्रेंसेस ऑफ एंटिटी टाइप।
द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। जब हम बात करते हैं किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो उन्हीं को कहते हैं हम एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट के टाइप्स को अब हम पढ़ेंगे बच्चों। एट्रीब्यूट्स आर डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज possessed by each member of entity set that has actual values to identify that entities in some way। मीन्स कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो किसी भी एंटिटी की डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि जिनमें एक्चुअल वैल्यूज़ आती हैं और जो किसी भी तरीके से उस एंटिटी को डिस्क्राइब करती हैं, उसको आइडेंटिफाई करती हैं। अगर हम इन्हें पहचानें तो कैसे पहचानेंगे कि जो हमारी टेबल बनती है उसमें जो कॉलम्स होते हैं बच्चों, कॉलम्स होते हैं, मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो कॉलम्स होते हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, कॉलम के करस्पॉन्डिंग होते हैं बच्चों एट्रीब्यूट्स। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात करें तो बच्चों देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स लाइक सिंपल और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स, आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट और डेस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो अब हम समझेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कैसे इन्हें पहचानेंगे और किस तरीके से इन्हें ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले है सिंपल और कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो जो सिंपल एट्रीब्यूट होते हैं बच्चों वो होते हैं जिनको हम अगेन सब पार्ट्स में ब्रेक ना कर पाएँ, मीन्स कि उसको कंपोनेंट में डिवाइड ना कर पाएँ। जैसे कि हमने सैलरी लिया तो सैलरी एक सिंगल फील्ड होगा, इसी तरीके से क्वांटिटी सिंपल होगा, सिंगल होगा, फील्ड होगा, उसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है वो ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो जिन्हें हम फर्दर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। जैसे कि नेम है तो किसी भी पर्सन का नेम है तो हम उसको 3 पार्ट्स में लिख सकते हैं कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। सिमिलरली अगर एड्रेस है तो एड्रेस को भी हम सब पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी, पिन कोड एट्सेट्रा। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट और सिंपल एट्रीब्यूट के बारे में बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। कंपोजिट एट्रीब्यूट को जब हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इलिप्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसके सब पार्ट को भी इलिप्स में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दैट कि हम उसको उससे लिंक करके रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सिंपल एट्रीब्यूट है उसको सिंपल इलिप्स में रिप्रेजेंट करते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो जो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं उनमें सिंगल वैल्यू आती है, मीन्स कि उस एट्रीब्यूट की ऑल टाइम एक ही वैल्यू होगी। और जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं उसमें सेम एंटिटी के लिए मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए। तो the attribute that have only one value for a particular entity are called single valued, like age, name, roll number। किसी भी पर्सन का नेम एक होगा, एज एक होगी, रोल नंबर एक होगा। नेम कभी कभी मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे कोई घर में अलग कुछ नाम से पुकार लेता है, बाहर कुछ अलग, लेकिन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट उस पर्टिकुलर जगह की अगर हम बात करें तो नेम में भी सिंगल वैल्यू आएगी किसी भी पर्सन के, रोल नंबर भी सिंगल वैल्यूड होगा, एज भी सिंगल वैल्यूड होगी। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जिनमें वैल्यूज़ एक ही एंटिटी के लिए मल्टीपल आए, जैसे कि फ़ोन नंबर। हो सकता है कि अगर हम सप्लायर की बात करें तो सप्लायर के पास 2 या 3 फ़ोन नंबर हों। आजकल तो सबके मोबाइल में 2 सिम होते हैं तो 2 नंबर ही होते हैं। अगर मान लीजिए मैं भी कॉलेज में मैंने एंट्री कराई है फ़ोन नंबर की तो अपने 2 पर्सनल फ़ोन नंबर दे रखे हैं। तो इस तरीके से सेम एंटिटी के 2 वैल्यूज़ हैं एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की, तो वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। तो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट को तो हम सिंपल, जैसे सिंपल एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे थे इलिप्स में, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम डबल इलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फ़ोन नंबर अगर मल्टी वैल्यूड है तो फ़ोन नंबर को हम डबल इलिप्स में रिप्रेजेंट करेंगे ईआर डायग्राम में। The next is derived attribute. The values of this type of attributes is derived from the values of other related attribute. कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू को ड्राइव किया जाता है, जैसे कि बच्चों अगर किसी स्टूडेंट की हमने डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर ली तो उससे हम उसकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरते हो बच्चों, तो उसमें आपसे डेट ऑफ बर्थ भरवाई जाती है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ भरते हो तो सामने एज वाला जो फील्ड होता है उसमें आपकी एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ जाती है, आपको अलग से इनपुट करनी नहीं पड़ती। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एज जो है आपका ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है जो डेट ऑफ बर्थ से ड्राइव्ड हो गया, मीन्स कि आज की डेट और आपकी डेट ऑफ बर्थ से वो ऑटोमेटिक आपकी एज कैलकुलेट कर लेगा, तो उस एज को आपको इनपुट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसे कई फील्ड हो सकते हैं, जैसे बच्चों एक्सपीरियंस एक ऐसा फील्ड हो सकता है। जो एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर पता हो तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से उसकी एक्सपीरियंस को
ड्राइव किया जा सकता है। तो जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होते हैं उनको डॉट डॉटेड इलिप्स पे से रिप्रेजेंट किया जाता है ईआर डायग्राम में। जैसे कि अगर एज डेट ऑफ बर्थ से ड्राइव हो रहा है तो एज को हम डॉट डॉटेड इलिप्स में रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से टोटल क्वांटिटी है किसी पार्ट को सप्लाई करने की, तो वो इंडिविजुअल क्वांटिटी के सम से निकाली जा सकती है, तो ये भी ड्राइव्ड हो गया, तो इसको भी हम डॉट डॉटेड से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि टोटल मार्क्स हैं किसी स्टूडेंट के, तो टोटल मार्क्स कैसे निकलते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स का सम कर दें तो टोटल मार्क्स निकल आएंगे। तो जो टोटल मार्क्स वाला एट्रीब्यूट है वो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम है। तो इस तरीके से बच्चों ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम डॉट डॉटेड इलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं ईआर डायग्राम में। Identifier attribute. Identifier attribute is very important attribute which is used to uniquely identify each and every record in the database table. Means कि each and every row, each and every tuple of the database table. They are also known as key attribute. It is an attribute or the combination of attributes that uniquely identify individual instance of an entity type. For example, roll number, Aadhaar card number, supplier number, employee ID, they all are the example of identifier attributes. कभी भी किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता बच्चों, दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होगा और रोल नंबर ही उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की आइडेंटिफिकेशन होती है। अगर हमें किसी स्टूडेंट का रोल नंबर पता चल जाए तो समझो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, क्योंकि उसके रोल नंबर से हम उसकी मेन डेटाबेस टेबल से सारी इन्फॉर्मेशन फैच कर सकते हैं। तो रोल नंबर एक यूनिक आइडेंटिफायर हो गया। इसी तरीके से आधार कार्ड नंबर, सभी का आधार कार्ड नंबर उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। किसी का भी आधार कार्ड किसी से भी मैच नहीं कर सकता, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो हर एक टेबल में एक आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता तो हमें बनाना पड़ता है, जिससे कि हर एक एंटिटी को इंडिविजुअली, हर एक एंटिटी की इंडिविजुअल इंस्टेंस को यानी इंडिविजुअल अक्रेंस को इजीली यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। जब कभी भी कोई एक सिंगल एट्रीब्यूट ऐसा नहीं मिलता जिससे यूनिक आइडेंटिफाई किया जा सके रिकॉर्ड को, तो दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन से भी आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट बनाया जाता है। जैसे बच्चों अगर मान लीजिए हमारा सप्लायर नंबर और पार्ट नंबर दोनों ही बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं, तो सप्लायर और पार्ट के कॉम्बिनेशन को भी हम आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं और आपको डिटेल में बताऊंगी जब मैं प्राइमरी की पढ़ाऊंगी आपको बच्चों, करके देखेंगे और हम इसके प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी आप इतना ही समझ लें कि एज एन आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट, और इसको हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में अंडरलाइन से, इलिप्स के अंदर अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर रोल नंबर आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट है तो उसको अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी डेटाबेस टेबल में एक ही आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट बनाया जाएगा। मान लीजिए अगर स्टूडेंट के टेबल में उसका रोल नंबर भी है, आधार कार्ड नंबर भी है, दोनों फील्ड यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो दोनों को नहीं बल्कि किसी एक को हम आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट की तरीके से चुनेंगे, और जिसको हम आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट की तरीके से चुनेंगे उसको अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है बच्चों कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। हमारा कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो कंपोजिट भी और मल्टी वैल्यूड भी है, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट कहलाएगा। जैसे कि बच्चों किसी स्टूडेंट का एड्रेस, हाउस नंबर, और क्या कहते हैं कि हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी, और ये सब तो उसमें आएगा ही, पिन कोड। और अगर वो किसी स्टूडेंट के एक से ज़्यादा एड्रेस हों, वो कहे कि मैं यहाँ भी रहता हूँ, यहाँ भी मेरे 2-3 घर हैं, मैं कहीं भी मिल सकता हूँ, तो उसकी अगर मल्टी वैल्यूड भी हो गया, वो कंपोजिट तो था ही और मल्टी वैल्यूड भी हो गया, तो वो एट्रीब्यूट क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट कहलाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ डेस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। जो डेस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट होते हैं बच्चों, वो रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि दो एंटिटीज़ के बीच रिलेशनशिप होती है, तो रिलेशनशिप जो एस्टेब्लिश करते हैं उसकी भी टेबल बनती है बच्चों। रिलेशनशिप्स के लिए भी डेटाबेस टेबल बनती है जो दोनों एंटिटीज़ को आपस में जोड़ने का काम कर रही है, और फिर जो जिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के थ्रू उनका कनेक्शन दिखाया जा रहा है वो उसका डेस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट कहलाता है। मीन्स कि द एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड डेस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्टूडेंट और कोर्स एंटिटी की, तो स्टूडेंट कोर्स से कैसे रिलेटेड था कि स्टूडेंट एडमिटेड टू
कोर्स। और फिर एडमिटेड करते समय कैसे स्टूडेंट ने जब कोर्स में एडमिशन लिया तो क्या किया, फीस सबमिट की, तो हमने वहाँ एक एट्रीब्यूट ले रखा था फीस सबमिशन डेट। तो जो स्टूडेंट कोर्स से रिलेटेड है, तो जो उसकी फीस सबमिशन डेट एट्रीब्यूट है वो रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट है, इसीलिए वो कैसा एट्रीब्यूट कहलाएगा, डेस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट कहलाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये भी है बच्चों कि ये नहीं कि कोई भी एट्रीब्यूट एक टाइप का है तो वो उसी टाइप का होगा। कोई भी सिंगल एट्रीब्यूट बहुत सारे टाइप का हो सकता है, जैसे कि रोल नंबर किसी भी स्टूडेंट का सिंपल भी है, सिंगल वैल्यूड भी है और आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट भी है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने भी बताया कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट वो कंपोजिट भी है और मल्टी वैल्यूड भी है। तो कोई भी एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा टाइप का भी हो सकता है। आई होप you will understand this concept, the various types of attributes. Now we should focus on types of relationships. बच्चों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर complete entity relationship diagram जो हमने 3 to 4 लेक्चर्स में पढ़ा उसको एक ही वीडियो में मैंने देने की कोशिश की है, जस्ट लाइक ए चैप्टर, जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो बच्चों आप एक एक करके टॉपिक इस वीडियो को सुनें और अपने टॉपिक्स के नोट्स बनाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ सारी वीडियो अटेंड करें, आप एक एक करके जितना आपकी समझ में आए उतना उसको अटेंड करें। तो हम फोकस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप पर। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप को मैपिंग कार्डिनलिटी भी कहते हैं। रिलेशनशिप इज़ एन एसोसिएशन अमंग एंटिटी। अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ा आपको ये समझ में तो आ ही गया बच्चों कि रिलेशनशिप एंटिटीज़ के बीच की रिलेशनशिप होती है, मीन्स कि उनके बीच की एसोसिएशन होती है, उनके बीच के इंटरेक्शंस होते हैं। तो मैपिंग कार्डिनलिटी और द कार्डिनलिटी रेशियो एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एंटिटीज़ टू विच अनदर एंटिटीज़ कैन बी एसोसिएटेड वाया ए रिलेशनशिप सेट। मीन्स कि अगर दो एंटिटीज़ के बीच हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर एंटिटी कि कितने नंबर दूसरी एंटिटी के साथ एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, वो हमें वो नंबर पता चले, दैट इज़ कॉल्ड मैपिंग कार्डिनलिटी। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में बच्चों हम डायमंड शेप, जिसको रोम्बस भी कहते हैं, इसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो एंटिटीज़ की टाइप्स हैं बच्चों, इस तरीके से मैपिंग कार्डिनलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many 4 टाइप्स की होती है। तो अब अगर हम बात करते हैं 1 to 1 पर, तो 1 to 1 में क्या होता है, मान लीजिए एक एंटिटी सेट है ए और एक एंटिटी सेट है बी, और एंटिटी सेट ए में E1, E2, E3, E4 एंटिटीज़ हैं, बी सेट में D1, D2, D3, D4 एंटिटीज़ हैं। तो अगर इनकी एक एंटिटी अक्रेंस ए एंटिटी सेट की बी एंटिटी सेट की एक ही अक्रेंस से रिलेटेड है और दोनों तरफ से एक से ही रिलेटेड है, तो फिर वो हमारी 1 to 1 रिलेशनशिप कहलाती है। मीन्स एन एंटिटी ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद एट मोस्ट वन एंटिटी इन set B, and an entity in set B is associated with at most one entity in A is called 1 to 1 relationship। और अगर हम इसका एग्जांपल देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट है उसका जो हेड है वो एक होता है। तो हेड की डिपार्टमेंट से अगर हम रिलेशनशिप देखें, हेड वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, तो 1 to 1 रिलेशनशिप होगी, एक डिपार्टमेंट का एक ही हेड होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप है 1 to many रिलेशनशिप। इन 1 to many रिलेशनशिप में सेट ए का एक इंस्टेंस सेट बी के मल्टीपल इंस्टेंस से कनेक्टेड होगा। मीन्स एन एंटिटी इन सेट ए इज एसोसिएटेड विद एनी नंबर ऑफ एंटिटीज इन सेट बी, एंड एन एंटिटी इन सेट बी हाउएवर कैन एसोसिएटेड विद एट मोस्ट वन एंटिटी इन ए। तो हम समझेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि सेट ए की एक एंटिटी सेट बी की मल्टीपल एंटिटीज से कनेक्टेड हो सकती है, लेकिन सेट बी की एक एंटिटी सेट ए की एक ही एंटिटी से कनेक्टेड होगी। मीन्स कि E1 से देखें तो D1, D2 मल्टीपल एंटिटीज कनेक्टेड है, लेकिन D1 सिंगल से कनेक्टेड है, D2 सिंगल से कनेक्टेड है, D3 सिंगल से कनेक्टेड है, लाइक दिस। तो द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज हम ले सकते हैं बच्चों की साइंटिस्ट और इन्वेंशन का, कि वन साइंटिस्ट कैन इन्वेंट मैनी इन्वेंशंस। तो जो रिलेशनशिप है साइंटिस्ट और इन्वेंशन के बीच इन्वेंट्स की है, और इसमें ये किस तरीके की है कि एक साइंटिस्ट एक से ज़्यादा इन्वेंशंस कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज़ मैनी टू वन रिलेशनशिप। इन मैनी टू वन रिलेशनशिप many occurrences of set A can be associated with one occurrence of set B। means कि E1, E2 two entities of set A are associated with one entity of set B। तो समझेंगे कि कैसे an entity in set A is associated with at most one entity in
बी मीन्स की सेट ए की मल्टीपल एंटिटीज सेट बी की सिंगल एंटिटी से कनेक्टेड होंगी. एन एंटिटी इन सेट बी हाउएवर कैन बी एसोसिएटेड विद एनी नंबर ऑफ एंटिटीज इन ए, जबकि बी सेट की एक एंटिटी ए सेट की मल्टीपल एंटिटीज के साथ कनेक्टेड होंगी, रिलेटेड होंगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें स्टूडेंट की कोर्स से रिलेशनशिप देखें तो बच्चों ये मैनी टू वन है, क्योंकि इसमें मैनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन वन कोर्स. एक कोर्स में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो मैनी स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन वन कोर्स. सिमिलरली एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट से रिलेशनशिप देखें तो एम्प्लॉय की रिलेशनशिप डिपार्टमेंट से भी मैनी टू वन होगी, क्योंकि मैनी एम्प्लॉयज़ कैन वर्क इन वन डिपार्टमेंट. तो मैनी एम्प्लॉयज़ वर्क्स फॉर वन डिपार्टमेंट. तो आपकी समझ में आई होंगी बच्चों ये टाइप्स. द नेक्स्ट टाइप इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. In many-to-many relationship, an entity in set A is associated with any number of entities in set B. Similarly, an entity in set B is associated with any number of entities in set A. तो यहाँ पर ये हमारा सेट A है और ये हमारा सेट B है. अगर हम इसमें दोनों तरफ देखें, सेट A से B की ओर देखें या B से A की ओर देखें, तो A की जितनी भी एंटिटीज़ हैं, मल्टीपल एंटिटीज़ कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल एंटिटीज़ टू द एंटिटी सेट B. तो इस तरीके से, और अगर हम बी से ए की ओर देखें तो मल्टीपल एंटिटीज़ ऑफ बी कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल एंटिटीज़ ऑफ ए. तो अगर हम देखें अपना एग्जांपल सप्लायर और पार्ट वाला, तो बच्चों हमने उस एग्जांपल में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को देखा कि मैनी सप्लायर्स कैन सप्लाइज मैनी पार्ट्स. तो एक ही पार्ट को बहुत सारे सप्लायर सप्लाई कर सकते थे. इसी तरीके से एक ही सप्लायर बहुत सारे पार्ट को भी सप्लाई कर सकता था. तो वहाँ रिलेशनशिप कैसी थी? मैनी टू मैनी. अगर हम बात करें टीचर और कमेटी में, जैसे मान लीजिए हमारे कॉलेज में डिफरेंट कमेटीज़ बनी हुई हैं डिफरेंट वर्क परफॉर्म कराने के लिए, तो एक ही टीचर बहुत सारी कमेटी में हो सकता है और एक ही कमेटी में बहुत सारे टीचर्स होंगे. तो इसी तरीके से टीचर और कमेटी के बीच की जो रिलेशनशिप है वो कैसी हो गई? मैनी टू मैनी. आई होप यू विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप. पहली बार समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों, लेकिन मुश्किल नहीं है. मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से क्लास में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. तो जब हम बात कर रहे हैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईआर डायग्राम की, तो यहाँ पर दो डेफिनेशंस और आती हैं बच्चों, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एंड पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट. तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है? द एंटिटीज इन्वॉल्व्ड इन अ गिवन रिलेशनशिप आर सेड टू बी participants in that particular relationship, and the number of participants in a given relationship is called the degree of that relationship. जैसे बाइनरी रिलेशनशिप, टर्नरी रिलेशनशिप. तो जैसे कि बच्चों हमने देखा स्टूडेंट और कोर्स, दो एंटिटीज थी, स्टूडेंट एंड कोर्स, और उनके बीच की रिलेशनशिप थी स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स. तो यहाँ पर दो एंटिटीज हैं और इन दोनों एंटिटीज के बीच की रिलेशनशिप है. तो इस रिलेशनशिप की डिग्री क्या हुई? 2, क्योंकि ये दो एंटिटीज को एसोसिएट करने के काम में आ रही है. अब हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट की. तो समझेंगे, लेट आर बी अ रिलेशनशिप टाइप that involves entity type E as a participant. If every instance of E participate in at least one instance of R, then the participation of E in R is said to be total, otherwise it is said to be partial. तो बच्चों इसको समझने के लिए हम इस ऐसे एक एग्जांपल से समझेंगे. मीन्स कि अगर रिलेशनशिप में किसी एंटिटी के सारे अक्रेंसेस आ रहे हैं, मीन्स कि हर एक अक्रेंस किसी पर्टिकुलर एंटिटी का उस रिलेशनशिप में होगा ही होगा, तो वो टोटल पार्टिसिपेशन कहलाता है, वरना पार्शियल कहलाता है. जैसे इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारा कॉलेज है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. अगर हम बात करें एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच की रिलेशनशिप की कि एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, तो कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है. जैसे कि अगर हम बात करें फैकल्टी मेंबर्स की, तो सभी फैकल्टी मेंबर का डिपार्टमेंट है. जैसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पियोन की भी बात करें, लाइब्रेरियन की भी बात करें, तो वो सब डिपार्टमेंट वाइज कैटेगराइज्ड हैं. लेकिन अगर हम बात करें माली की, तो वो कॉलेज का एम्प्लॉय है, वो किसी डिपार्टमेंट में नहीं है. इलेक्ट्रीशियन की, तो वो कॉलेज की इलेक्ट्रीशियन है, वो किसी डिपार्टमेंट में नहीं है. तो इस तरीके से बच्चों अगर हम देखें तो कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी हैं कॉलेज में जो किसी भी डिपार्टमेंट को बिलोंग नहीं करते. तो इस समय एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट से जो रिलेशनशिप होगी वो पार्शियल पार्टिसिपेशन होगा, ना कि टोटल. अगर हमारे कॉलेज में कोई भी एम्प्लॉय ऐसा ना होता जो
बिना किसी डिपार्टमेंट के होता, मीन्स कि किसी न किसी डिपार्टमेंट में होना ज़रूरी होता इस कॉलेज का एम्प्लॉय होने के लिए, तब वो पार्टिसिपेशन टोटल पार्टिसिपेशन कहलाता। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। अब हम बात करेंगे बच्चों ईआर डायग्राम नोटेशंस की, सिंबल्स की, जो हम ईआर डायग्राम बनाते समय यूज़ करते हैं, तो किस पर्पस के लिए किस सिंबल का यूज़ किया जाता है ये हम यहाँ जानेंगे। हालांकि हम इसको पहले जान चुके हैं, लेकिन एक समरी के तौर पर मैं यहाँ बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ईआर डायग्राम नोटेशंस पर भी पूछा जाता है बच्चों। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला सिंबल है हमारा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल से हम किसे डिनोट करते हैं, एंटिटी को, एंटिटी सेट को, स्ट्रॉन्ग एंटिटी को। और इलिप्स, इलिप्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट्स को। डायमंड या रोम्बस, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप्स को। लाइंस, लाइंस जो होती हैं वो लिंक के तरीके से काम करती हैं, रिलेशनशिप को एंटिटी से, एंटिटी को एट्रीब्यूट से लिंक करने का काम लाइंस करती हैं। डबल इलिप्स, डबल इलिप्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को, जो मैंने अभी आपको समझाया भी था, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। डैश्ड इलिप्स, डैश्ड इलिप्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स को। डबल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी इन ए रिलेशनशिप सेट। अगर हम रिलेशनशिप डायमंड के साथ डबल लाइन लगाएं किसी एंटिटी के साथ, इसका मतलब इस एंटिटी का इस रिलेशनशिप में टोटल पार्टिसिपेशन है, मीन्स कि ये रिलेशन, इस एंटिटी की हर एक अकरेंस इस रिलेशनशिप को से रिलेटेड होगी ही होगी। डबल रेक्टेंगल, डबल रेक्टेंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं वीक एंटिटी सेट को, और डबल डायमंड से हम रिप्रेजेंट करते हैं वीक रिलेशनशिप्स को। और यहाँ पर एलिप्स, एलिप्स के अंदर एक अंडरलाइन हो तो उससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, की एट्रीब्यूट को, आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट को। तो इस सेमेस्टर में आपके सिलेबस में जो मेंशन है उसके लिए बच्चों इतना काफ़ी है। आगे आपके सिलेबस में एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी है। फिर से हम एक एग्जाम्पल देखते हैं ईआर डायग्राम का कंप्लीट, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया। सिंपल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा स्टूडेंट एक एंटिटी है जो कोर्स से रिलेटेड है, तो मैनी स्टूडेंट कैन एनरोल्ड इन वन कोर्स, तो यहाँ रिलेशनशिप हो गई मैनी टू वन। और यहाँ देखेंगे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं ये, जैसे कि रोल नंबर प्राइम एट्रीब्यूट है तो इसको इलिप्स में अंडरलाइन से रिप्रेजेंट किया है। एस नेम एक सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो इसे सिंपल इलिप्स में रखा। डेट ऑफ बर्थ सिंपल है तो उसको ऐसे ही रखा। एज ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है जो डेट ऑफ बर्थ से ड्राइव किया जाएगा तो उसको डैश्ड इलिप्स में रिप्रेजेंट किया है। अगर एड्रेस हमने कंपोजिट एट्रीब्यूट के तरीके से लिया है तो उसको कंपोजिट एट्रीब्यूट ही बनाया है, जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी इसके कंपोनेंट्स हैं। और यहाँ पर फ़ोन नंबर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट लिया है कि एक स्टूडेंट के एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों कोर्स एंटिटी है जिसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और सारे सिंपल और सिंगल वैल्यूड हैं, लेकिन इसमें एक एट्रीब्यूट लिया है कोर्स आईडी जिसको हमने प्राइम एट्रीब्यूट बनाया है, मीन्स की आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट बनाया है और इसको अंडरलाइन किया है। इसमें एनरोल्ड इनका एक और एट्रीब्यूट होता है बच्चों, रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट है फीस सबमिट, कि बच्चे स्टूडेंट ने कोर्स में एडमिशन लिया तो फीस सबमिट कब की, ऐसा अगर कोई हम एट्रीब्यूट रिलेशनशिप का लें तो वो रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट है और वो कहलाता है डेस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। तो ये जो अभी हमने पढ़ा एट्रीब्यूट्स एंड ईआर डायग्राम नोटेशंस, तो उन सब का यूज़ यहाँ पर आ गया बच्चों, जिससे कि आपको बात समझ में आ गई होगी।